Hello students, today we discuss about electromagnetic wave theory. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बारे में हम पढ़ेंगे। जो चैप्टर 2 है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 11th का, उसमें एक टॉपिक है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बोलते हैं। उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसके लिमिटेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं, जो रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी हम स्टार्ट करते हैं। तो नाम देखिए इसका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव थ्योरी है, जो वो जेम्स मैक्सवेल ने ये दी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ये हमें क्या बताती है कि एनर्जी किसी भी सोर्स से प्रोड्यूस होती है, किसी भी सोर्स से एनर्जी रिलीज होती है, प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जांपल हमारी अर्थ पे जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है, सन है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे एनर्जी के सोर्सेज जहां से एनर्जी रिलीज होती है। जैसे एक सिंपल बल्ब जलता है, इलेक्ट्रिसिटी से जो बल्ब हम यूज करते हैं लाइट के लिए, तो जो बल्ब है उससे, वो भी एक एनर्जी का सोर्स है, उससे भी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इसमें क्या बताया, पहला पॉइंट कि एनर्जी इज प्रोड्यूस फ्रॉम एनी सोर्स कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होती है किसी भी सोर्स से एनर्जी, और रेडिएशंस की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, वेव्स की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, और उस एनर्जी को हम बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी। दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज रेडिएंट एनर्जी, उसको हम रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं। तो एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनी सोर्स कंटिन्यूसली in the form of radiations, in the form of waves, and that is called as radiant energy. तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब देखो इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हम इनको बोलते हैं। जो रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रही है, जिस फॉर्म में एनर्जी कंटिन्यूसली प्रोड्यूस हो रही है किसी भी सोर्स से, उन वेव्स को, रेडिएशंस को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, बिकॉज द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर एसोसिएटेड विद दिस। क्योंकि इनके साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड है। मीन्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, उनका मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। फिर इसने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर है, एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। मान लीजिए आपके पास ये है, इस हाथ को आप देख सकते हैं, अगर ये डायरेक्शन है मान लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, तो ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। ऑल दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायरेक्शन ऑफ रेडिएशन ऑफ वेव। तो जो रेडिएशन और वेव्स हैं उसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है ये दोनों, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, एंड दीज आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इस तरह से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आती हैं उस डायरेक्शन के और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। फिर इसने क्या बताया कि ये जो रेडिएशंस होते हैं इनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती ट्रेवल करने के लिए। दीज रेडिएशंस रिक्वायर्स नो मीडियम टू ट्रेवल, कोई मीडियम नहीं चाहिए इनको ट्रेवल करने के लिए। फिर इसने बताया कि जो एनर्जी है वो इनमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी की, जो बाद में रॉन्ग प्रूव हुआ, उसको हम करेंगे आगे जब हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी करेंगे, तो उसमें आपको इसकी जो लिमिटेशन है वो पता लग जाएगी। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। तो पॉइंट्स को मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। पहला पॉइंट क्या था कि एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनी सोर्स कंटिन्यूसली, एंड दैट इज कॉल्ड एज रेडिएंट एनर्जी। These radiations are called as electromagnetic radiations because electric and magnetic field are associated with these. Both electric and magnetic field are perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of radiation. ये perpendicular का symbol आप जानते ही हैं। फिर these radiations require no medium to travel, कोई medium नहीं चाहिए इनको travel करने के लिए, and energy is directly proportional to intensity. फिर इसकी limitation है electromagnetic wave theory की, जेम्स मैक्सवेल ने दिया था इसको। जेम्स मैक्सवेल क्लार्क बोलते हैं जिसको हम। लिमिटेशंस क्या है इसकी, दो फिनोमेना होते हैं, एक को बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन और एक को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिनको हम आगे अगले वीडियोस में करेंगे। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अगले वीडियोस में मैं एक्सप्लेन करूंगा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया ये क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन इफेक्ट एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। आई होप कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे अच्छे से। तो ये थी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी।
तो देखिए बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो इसमें कई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपके लिए अंडरस्टैंड करना जरूरी है। एक तो होती है स्पीड। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो एक पर्टिकुलर स्पीड से मूव करते हैं, और स्पीड आपको पता है हम निकालते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टाइम, कितने टाइम में कितने डिस्टेंस ट्रेवल की। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनकी जो स्पीड होती है वो होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इसमें हमारे पास है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होती है, जैसे नाम से पता लग रहा है वेव लेंथ, वेव की लेंथ। वेवलेंथ का मतलब है वेव की लेंथ। तो एक वेव हम किसको मानते हैं, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मूव करती है तो उसमें क्रस्ट और ट्रफ होते हैं, वेव की फॉर्म में चलती है वो, इस तरह से वेव की फॉर्म में, ठीक है। तो दो एडजेसेंट क्रस्ट और दो एडजेसेंट ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम वन वेव मानते हैं, और उसी की जो लेंथ है उसको हम वेव लेंथ बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी, फिर आप समझ गए होंगे। डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। और क्योंकि ये लेंथ है तो इसकी जो यूनिट होंगी वो लेंथ वाली होंगी, क्योंकि वैल्यू बहुत छोटी होती है, लेंथ की वैल्यू बहुत छोटी है। तो इसमें स्मॉल यूनिट्स का हम नॉर्मली यूज करते हैं, मीटर सेंटीमीटर की बजाय स्मॉल यूनिट्स का यूज करते हैं। अदरवाइज मीटर सेंटीमीटर भी आप यूज कर सकते हैं। तो एंगस्ट्रॉम हो गया, पिकोमीटर हो गया, नैनोमीटर हो गया। एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, नैनोमीटर, इन यूनिट्स का हम यूज करते हैं। देखिए आप, ये रेडिएशन मान लीजिए वेव यहाँ से जनरेट हो रही है, ये क्रस्ट हो गया, ये ट्रफ हो गया, ये क्रस्ट हो गया, ये ट्रफ हो गया। तो दो एडजेसेंट क्रस्ट या दो एडजेसेंट ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, हम वेव लेंथ। तो ये एक वेव हो जाती है तो उसकी लेंथ का नाम हो जाएगा वेव लेंथ, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी न्यू से हम डिनोट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन ए सेकंड। एक यूनिट टाइम में एक पॉइंट के थ्रू कितनी वेव्स पास हो सकते हैं। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन यूनिट टाइम। पॉइंट ये नैनोमीटर में यहां लिख देता हूं, इन ए सेकंड, ये यूनिट टाइम। Number of waves passing through a point in a second or a unit time is called as frequency. तो frequency होते इनवर्स ऑफ द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का इनवर्स। तो टाइम पीरियड को हम नॉर्मली सेकंड्स में, मिनट्स में, आवर्स में इसमें शो करते हैं। क्योंकि वैल्यू छोटी होती है तो इसको हम सेकंड इनवर्स, और इसी को हम हर्ट्ज लिखते हैं आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट। तो हर्ट्ज HZ हम लिखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी की फेमस यूनिट होती है हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास। तो वेव नंबर आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है वेव नंबर। तो अगर आपके पास 1 सेंटीमीटर लेंथ है, 1 यूनिट लेंथ अगर आपके पास है, 1 सेंटीमीटर लेंथ अगर आपके पास है, तो उसमें कितनी वेव्स आ सकती हैं, दैट इज कॉल्ड एज वेव नंबर। और वेव नंबर इज इनवर्स ऑफ वेव लेंथ, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि अगर किसी वेव की लेंथ ज्यादा होगी, वेव लेंथ ज्यादा होगी, तो 1 सेंटीमीटर में नंबर ऑफ वेव्स कम आएंगी। और अगर किसी की वेवलेंथ कम होगी तो नंबर ऑफ वेव्स 1 सेंटीमीटर में जो ऑक्यूपाई होंगी वो ज्यादा आएंगी। तो वेव नंबर किसके इक्वल हो गया, नंबर ऑफ वेव्स विच कैन बी ऑक्यूपाइड इन 1 सेंटीमीटर लेंथ इज कॉल्ड एज वेव नंबर। और वेव नंबर इज इनवर्स ऑफ द वेव लेंथ। वेव लेंथ का इनवर्स हो गया तो सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स, नैनोमीटर इनवर्स, ये इसकी यूनिट हो जाएंगी। फिर आपके पास है इंटेंसिटी, कितने रेडिएशंस, कितने फोटॉन्स एक यूनिट टाइम में यूनिट एरिया में स्ट्राइक कर रहे हैं। मान लीजिए ये यूनिट एरिया है, एक यूनिट टाइम में इस यूनिट एरिया में कितनी फोटॉन स्ट्राइक कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी। उसको हम इंटेंसिटी बोलते हैं। इसको आप ब्राइटनेस, जो डलनेस और ब्राइटनेस होती है लाइट की, डिम और ब्राइट लाइट जिसको हम बोलते हैं, उससे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ब्राइट लाइट में नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया ज्यादा होते हैं, और जो डिम लाइट होती है उसमें नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया कम होते हैं। तो इस तरह से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसको, इंटेंसिटी को। फिर है नेक्स्ट है हमारे पास एम्पलीट्यूड। इसमें एम्पलीट्यूड होता है हाइट ऑफ द क्रस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ। देखो ये हाइट है क्रस्ट की, ये डेप्थ है ये ट्रफ की, तो इसका नाम एम्पलीट्यूड हो जाएगा। हाइट ऑफ द क्रस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। और क्योंकि ये हाइट है तो अंडरस्टूड है लेंथ वाली जो यूनिट्स होंगी वो इसकी होंगी। फिर है रिलेशनशिप बिटवीन सी मीन स्पीड, फ्रीक्वेंसी, ये न्यू है, ये सिंबल वी नहीं है, क्या है न्यू, NU। तो सी है आपके पास फ्रीक्वेंसी, और ये लैम्डा बोलते हैं इसको हम, ये जो सिंबल होता है इसको लैम्डा वेवलेंथ का सिंबल होता है। तो फ्रीक्वेंसी के बीच में
वेलोसिटी के स्पीड के बीच में और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन ये होता है c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। अब इस फॉर्मूले से ये पता लग गया हमें कि जो c है, c की वैल्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पीड तो फिक्स है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू फिक्स हो गई, कांस्टेंट हो गई, तो अंडरस्टूड है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी कांस्टेंट होगा। तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट है तो ये अंडरस्टूड है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे ये लिखा हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये इसका फॉर्मूला हो गया स्पीड का, आपको पता है। और c की वैल्यू क्या है, c मीन्स स्पीड ऑफ द लाइट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर ये वैल्यू कांस्टेंट है तो अंडरस्टूड है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये आपने समझ लिया। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों देखिए, अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस in increasing order of wavelength or decreasing order of frequency is called as electromagnetic spectrum। तो क्या सुना आपने, अरेंज हम करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो हम देखिए, एक रफ सा मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यहाँ पे बनाया है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये वेवलेंथ है, हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया है। देखो ये 10⁻⁻16 मीटर है, -14, इस तरह से इंक्रीज होता जा रहा है। ये 10⁸ मीटर हो गया आपके पास। तो ये आपके पास गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर यूवी रेज, फिर विजिबल रीजन, फिर इंफ्रारेड रेज, फिर माइक्रोवेव्स, फिर रेडियो वेव्स। तो इट मीन्स सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी हुई, रेडियो वेव्स की। सबसे कम वेवलेंथ किसकी हुई, गामा रेज की। फिर उससे ज्यादा एक्स रेज, फिर यूवी रेज, फिर विजिबल रेज, फिर इंफ्रारेड रेज। IR का मतलब इंफ्रारेड रेज, यूवी का मतलब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, एक्स रेज, गामा रेज, इंफ्रारेड रेज, IR का मतलब इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। अब ये जो विजिबल रीजन है, हम सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कौन से पार्ट में देख सकते हैं अपनी आंखों से, जो कलर्स हमें दूसरी चीजें दिखाई देती हैं, कोई भी चीज हमें दिखाई देती है, तो कौन से रीजन में हम देख पाते हैं, इन द विजिबल रीजन ओनली। एक छोटे से पोर्शन में हम देख सकते हैं, एक छोटे से पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं अपनी आई से, नेकेड आई से। अदरवाइज हम बहुत बड़ा जो पोर्शन है उसको नेकेड आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो विजिबल रीजन है जिसमें हम देख सकते हैं, और उसको वेबग्योर बोलते हैं। आपने लोअर क्लास में भी पढ़ा होगा। वी का मतलब है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमने क्या किया, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये आपके पास आ गए। तो सबसे कम जो एनर्जी है वो रेड की है, सबसे ज्यादा वायलेट कलर की है। हम ये समझ सकते हैं, जितनी ज्यादा वेवलेंथ होती है एनर्जी उतनी कम होती है। तो इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, इसकी सबसे कम है। तो एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, वायलेट की, और इसकी सबसे कम होगी रेड वाले की। नॉर्मली हम ये सोचते हैं कि रेड में बहुत ज्यादा एनर्जी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और ये जो रेडिएशन है इनके कुछ स्पेसिफिक यूजेस भी हैं, जैसे गामा रेज हैं, एक्स रेज हैं। एक्स रेज आपको पता है हमारी बॉडी के एक्सरेज वगैरह करते हैं, डॉक्टर्स यूज करते हैं इसको। किसी को फ्रैक्चर या कोई डिफेक्ट आ जाता है तो एक्सरे करके देखते हैं डॉक्टर्स उसका। तो यूवी रेडिएशंस हैं, जो यूवी रेडिएशंस को एक तो वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, वाटर की प्योरिफिकेशन, वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए हम यूज करते हैं। इसके अलावा जो यूवी रेडिएशंस हैं उसको हम किस में यूज करते हैं, जो आजकल कोरोना चल रहा है उसमें वायरसेस वगैरह को, बैक्टीरिया वगैरह को, कोरोना के वायरस को किल करने के लिए इससे हम जो सैनिटाइजिंग मशीन्स हैं वो बनाते हैं। तो इंफ्रारेड रेज है, इंफ्रारेड रेज में को हम किस में यूज करते हैं, जो नाइट विजिबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें हम यूज करते हैं, कैमराज में यूज करते हैं। माइक्रोवेव्स हैं, तो माइक्रोवेव जो रेडिएशंस हैं उनका हम खाना वगैरह पकाने में, ये जो माइक्रोवेव अवन्स होती हैं हमारी, उनमें यूज करते हैं। रेडियो वेव्स हैं, जितने ट्रांसमिशन सिग्नल्स हैं वो सब रेडियो वेव्स होते हैं। तो ट्रांसमिशन सिग्नल्स का यूज होता है उसके अंदर। तो ये आपके पास हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में हमने स्टडी किया।
तो आई होप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में आपको पता लग गया होगा। थैंक यू।